सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास हमें मालूम था. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एंड इसको समझने के लिए ना लेट्स सी फ्यू फोटोग्राफ्स और उससे समझते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एंड लेट मी आस्क यू कि ये क्या दिख रहा है आपको फोटोग्राफ में. तो यू विल से कि एक फिंगर के ऊपर एक बुक है, उसको हमने क्या किया हुआ, बैलेंस किया हुआ है. बैलेंस किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी नो सेंटर ऑफ मास, कि इस बुक का सेंटर ऑफ मास समवेयर यहाँ होगा. ये जो वाइट डॉट दिखा रहा है, और वो सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली यदि देखें तो वो इस फिंगर के थ्रू पास हो रहा है, राइट. यदि उसका देखें, क्या देखें कि एज इफ कि द टोटल मास, जो पूरा मास है इस बुक का, वो कंसनट्रेटेड है इस वाइट पॉइंट पे. एंड दैट वाइट पॉइंट से यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस फिंगर के थ्रू पास हो रही है. दैट इज़ वाई इट इज़ बैलेंस्ड, कह सकते हैं. ओके ये क्या है, सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, फिंगर के ऊपर एक पेंसिल है जो कि हमने बैलेंस की हुई है. क्या की हुई है, बैलेंस. वाई इट इज़ बैलेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पेंसिल का जो सेंटर ऑफ मास है, एज इफ द टोटल मास इज एट दिस ब्लैक पॉइंट, फिंगर के टिप पर है बिल्कुल, राइट. मान के चलो कि ये जो पेंसिल है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. एक को मैं बोलूँ m1, एक को बोलूँ m2, तो टोटल मास ऑफ द पेंसिल इज कैपिटल M. बट यदि मैं अलग अलग मास लेके चलता हूँ तो व्हाट आई कैन से कि टोटल मास की वजह से फुल सेंटर ऑफ मास तो M ही है, टोटल मास यहाँ लग रहा है. एंड क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, अर्थ पर हैं, और अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है. एंड G इज़ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो mg मीन्स दिस इज़ अ नेट फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन दिस फिंगर, राइट. पर ये खाली नेट फोर्स फिंगर पे लग रहा है कि और भी कुछ हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है, इस साइड का जो मास m1 है उसका भी कोई इसका यदि मैं इसको अलग पार्ट लूँ, उसका सेंटर ऑफ मास समवेयर हेयर, दैट मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड इज m1g. सेम वे में यदि मैं बोलूँ इस साइड का मास m2 था और उसका सपोज सेंटर ग्रेविटी इस पॉइंट पर है जहाँ पे मैंने ये एरो आ रहा है, दैट मीन्स उसकी वजह से जो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स क्या लगेगा, m2g. और आप क्या क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि इस पेंसिल की वजह से टेक्निकली दो फोर्स लग रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, जिसका उसकी वजह से रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आ रहा है, राइट. वही रिएक्शन फोर्स इक्वल टू कितना है, mg के बराबर है. यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, वेरी गुड. बट यदि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी g नहीं होता तो हम बोलते हैं कि पेंसिल का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है. सेंटर ऑफ मास तो अभी चेंज नहीं हुआ, बट क्योंकि ग्रेविटी आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट और राइट हैंड साइड के पार्ट के ऊपर भी ड्यू टू ग्रेविटी कुछ फोर्सेस लग रहे हैं. और जब कोई फोर्सेस लगते हैं तो यू रिमेंबर, यदि ये पेंसिल बैलेंस्ड है मीन्स इट इज़ अंडर इक्विलिब्रियम, सो इट हैज़ टू फॉलो दीज 6 कंडीशंस. मीन्स ऑल द लीनियर फोर्सेस इन x y z डायरेक्शन, उनका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क इन ऑल द डायरेक्शन x y z एक्सेस शुड बी 0. देखो फोर्सेस तो हमारे बैलेंस हो गए, जितना नीचे वर्टिकल फोर्स लग रहा है उतना एग्जैक्टली रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है. बट ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगी नहीं कर जाएगी. और यदि ये रोटेट कर जाएगी तो इस केस में नहीं कर रही है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स m1g इज इक्वल टू m2g, ये दोनों बराबर हैं. ऐसे बोलूँगा, नो, वी हैव टू से इसकी वजह से क्या होगा, इस पॉइंट क्या होगा, फलक्रम हो गया, तो ये ट्राई टू रोटेट दिस साइड, इधर वाला इधर को रोटेट करेगा. दैट मीन्स m1g और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उसका मल्टीप्लिकेशन टॉर्क इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय m2g. आई होप इट्स क्लियर. तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास इस पहले केस में भी बिल्कुल जो फलक्रम है, जो पिवोट पॉइंट है, उससे पास हो रहा है. इसमें भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली फिंगर, क्योंकि पतली सी पेंसिल थी वो एग्जैक्टली फिंगर के टिप पर है, बट स्टिल इट इज़ पासिंग टू द फिंगर, फलक्रम से पास हो रहा है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, थोड़ा मोटा कर देते हैं. नाउ इट इज़ व्हाट, फुटबॉल. और इस फुटबॉल का यदि कोई सेंटर ऑफ मास पूछेगा, स्पीयर का क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में. इफ़ इट इज़ अ हॉलो थिंग, उसके बीच में है, अंदर है, बिकॉज इट इज़ अ स्पीयर इन शेप. ओके, तो फुटबॉल का सेंटर ऑफ मास m हो गया. बिकॉज इट इज़ अंडर ग्रेविटी, तो इससे क्या फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg, ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. तो ये भी क्या हुआ, बिल्कुल बैलेंस्ड हो गई. यदि मैं इसको भी पेंसिल की तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखूँ, देन द अनदर कंडीशन कि इस साइड और राइट साइड की वजह से जो टॉर्क लगेगा
वो टॉर्क भी इसको बैलेंस्ड है. दैट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस. दैट इज़ वाई वो ये जो इंडिविजुअल है ही इज़ एबल टू बैलेंस दिस फुटबॉल ऑन हिज फिंगर टिप. यहाँ तक तो कन्फ्यूज़न नहीं है. बट हर केस में हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है जहाँ पर ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है. तो जब ग्रेविटी प्रेजेंट होती है किसी बॉडी के साथ, और मान के चलते हैं जैसे अर्थ है, यहाँ पे हमारा जी की वैल्यू हम मोर और लेस यूनिफॉर्म मांगते हैं. दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास बोलूँ या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलूँ, तो सेंटर ऑफ मास पे ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा होता है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है. तो दोनों चीज़ें बेसिकली एक ही होती हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत बार हम COG या CG बोल देते हैं, और सेंटर ऑफ मास को हम COM या CM बोल देते हैं. सेंटर ऑफ मास, O स्टैंड फॉर ऑफ, M फॉर मास, C फॉर सेंटर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, दे आर सेम अनटिल एंड अनलेस ग्रेविटी इज़ यूनिफॉर्म. तो हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी यूनिफॉर्म होती है, जी की वैल्यू मोर और लेस कॉन्स्टेंट होती है. तो किसी बॉडी का यदि सेंटर ऑफ मास मालूम है, कोई पूछता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट पता लगाना आपको आता ही है. तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी. बट यदि ग्रेविटी नहीं होगी, स्पेस में आप चले गए, जब ग्रेविटी नहीं है तो ये mg कोई फोर्स ही नहीं होगा, और जब फोर्स नहीं होगा तो वहाँ पे खाली क्या होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जब होल मास कंसनट्रेटेड है, वी कॉल इट सेंटर ऑफ मास, नॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो अंडर ग्रेविटी वी कॉल द सेंटर ऑफ मास को हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले, सेंटर ऑफ मास बोले, बोथ आर सेम थिंग. ये क्लियर है कि नहीं है? ओके, जस्ट रिमाइंड कर लेते हैं. ओके, ऊपर वाले केस में, पेंसिल वाले केस में हमने क्या देखा कि इसमें हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं था. वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. बट सेम पेंसिल को एक वैसी चीज़ ले लेते हैं और एक फलक्रम के ऊपर उसको हम बैलेंस किए हुए हैं. बट इस केस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस फलक्रम से लेफ्ट हैंड साइड में इसकी लेंथ है A और राइट हैंड साइड है इसकी लेंथ है B. एंड सेकंड चीज़ आप क्या देख रहे हैं, पॉइंट A पे, इसकी एज पे हम वी आर पुटिंग एन एक्सटर्नल फोर्स F1 और वी आर पुटिंग एन एक्सटर्नल फोर्स F2. जैसे बैलेंस होता है ना तराजू, वैसे ही उस टाइप का समझ लो कि नाउ इट इज़ अ बैलेंस, कि यहाँ पे जितना वज़न रखा है और यहाँ जितना वज़न रखा है, बोथ आर बैलेंस्ड, राइट. तो इस इक्वेशन में यदि मैं आपको बोलूँ तो रिएक्शन फोर्स R, यदि फोर्सेस लगे हुए हैं F1 F2, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, बिकॉज दिस इज़ अ बॉडी, इसका भी कुछ मास होगा. तो हम लेफ्ट हैंड साइड का सपोज जैसे हम पेंसिल में बोला, यदि M1 है और इसका M2 है, तो वी विल हैव ग्रेविटेशनल फोर्सेस M1G और M2G. और वो M1 M2G क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ M1G. एग्जैक्टली इस केस में इसका यदि सेंटर ऑफ मास ये है तो M2G यहाँ लगेगा. तो मीन्स रिएक्शन फोर्स टोटल कितना हो गया, F1 प्लस F2 प्लस ये भी हो जाएगा M1G प्लस M2G, और MGG बाहर निकाल लूँगा तो वी कैन राइट F1 प्लस F2 प्लस MG, बिकॉज M1 प्लस M2 इज कैट होल मास ऑफ द बॉडी. इसका मतलब ये बॉडी यदि बैलेंस है तो ये हमारा जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना अपवर्ड फोर्स होना चाहिए. दैट मीन्स इट इज़ बैलेंस. द नेट फोर्स, लीनियर फोर्स इज इन दिस प्लेन इज 0, राइट. ओके. सेकेंड, क्योंकि ये फोर्सेस लग रहे हैं इसकी वजह से टॉर्क ये इधर को घुमाएगा, ये इधर को घुमाएगा, तो लेट्स बैलेंस बोथ आल्सो. सो वी विल से दिस वे, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये इधर को घुमा रहा है, ये F1 A इंटू F1, ये A डिस्टेंस है इस फलक्रम से, इंटू F1 दिस इज़ द टॉर्क. इस साइड क्या होगा, दिस इज़ द फोर्स M1G इज़ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय, मैं मान के चलता हूँ ये जो बॉडी है उसका जो सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म उसकी डेंसिटी है, राइट. यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो सेंटर मास क्या होगा, इस पार्ट के सेंटर में ही होगा. सो वी कैन से यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगी, A/2. तो लेफ्ट हैंड साइड का टॉर्क निकला है. ये राइट हैंड साइड वाले क्या है, इस साइड को अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहा है. तो व्हाट वी विल राइट F2 इंटू B प्लस M2G मल्टीप्लाई बाय B/2, बिकॉज ये भी यूनिफॉर्म डेंसिटी है और इसकी लेंथ भी है, मीन्स सेंटर में आएगा, सेंटर ऑफ मास, राइट. तो ये इक्वेशन हमें कैसे मालूम चली, 6 कंडीशन, मीन्स दिस बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, ये कह सकते हैं. ओके. इस केस में और ऊपर वाले केस में एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है कि इसमें ऊपर वाले केस में देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स और यहाँ वाले केस में देयर आर 2 एक्सटर्नल फोर्स. तो दोनों बैलेंस तो हैं बट अलग अलग तरीके से बैलेंस्ड हैं. एक केस में एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है
तब ये बैलेंस्ड है। अब मान लो इसमें यदि हम ये एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो ये नीचे वाली इक्वेशंस क्या बचेंगी देखो, तो नीचे वाली फोर्स F1 F2 गायब कर दो, राइट। तो R इज इक्वल टू क्या होगा M1G प्लस M2G या इज इक्वल टू mg, यही तो आ रहा है देखो ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली mg तो आता है रिएक्शन फोर्स, वही आ रहा है। सो ये भी गायब हो जाएगा, तो रिएक्शन इज इक्वल टू mg। और नीचे से क्या गायब हो गया, F1 इधर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, रिमूव द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो हमारा क्या हुआ, टॉर्क ड्यू टू दिस पार्ट एंड टॉर्क ड्यू टू दिस पार्ट बोथ आर बैलेंस, एंड बिकॉज दिस इज बैलेंस नाउ द इक्विपमेंट या द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कह सकते हैं। गुड, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, या इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और ध्यान से देखो। अब यदि मैं बोलता कि ये एक पार्ट से बना हुआ है, ऐसे बोलूँ एक सिंगल बॉडी नहीं थी, एक अलग पार्ट से है, इसकी डेंसिटी अलग है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है। या हम बोले कि हमने क्योंकि हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी मान ली थी, मान लो ये बहुत डिफरेंट पार्ट से बना होता, अलग 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 होते, तो ये क्या हो 1 2 3 4 बहुत सारे पार्ट होते, सबका मास का सेंटर हर एक के सेंटर में होता, राइट। तो हम बोलते हैं कि ये लाल वाले की डेंसिटी सेम है, येलो की सेम है, इसकी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम मीन्स पर मैं लेफ़्ट से राइट चलता जाऊँ उसकी डेंसिटी अलॉन्ग द लेंथ में वेरिएशन नहीं होता, दैट मीन्स उसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, यदि इस पार्ट का निकालूँ इसका सेंटर ये हो गया, येलो वाले का सेंटर ये, रेड वाले का सेंटर यहाँ, ब्लैक वाले का सेंटर यहाँ, और ये सब फोर्स क्या लग रहे होंगे, नीचे लग रहे होंगे, और हर एक का मास मान लो इसका M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है, इसका M4 है, तो हम ये सारे टॉर्क लगाना चाहेंगे इधर को। पहले वाले केस में क्या था, हमने इसको यूनिफॉर्म डेंसिटी मान लिया था, एक ही मान लिया था। बट मैं बोलूँ कि कोई भी बॉडी, हमने क्या जाना था, ऑल द रिजिड बॉडीज आर मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यदि मैं पार्टिकल लेवल में चला जाऊँगा तो हर पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल का फोर्स लग रहा है और हर पार्टिकल का कुछ मास होगा। चलो इसको थोड़ा सा एक और तरीके से समझते हैं, अभी तो ये सिंगल्स है, थोड़ा सा रिजिड बॉडी बड़ी बना लेते हैं। सपोज दिस इज़ अ डिस्क, एक कार्डबोर्ड की एक डिस्क है और उसकी पेंसिल है, ये बॉटम में पेंसिल है, उसकी टिप पर इट इज़ बैलेंस्ड। और ये बैलेंस कैसे है, बैलेंस के साथ साथ आप इसको कैसे बैलेंस किया हुआ है, इसको इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग, ठीक है। सो दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये इस एक्सिस के अबाउट, ये जो है पेपर आप कार्डबोर्ड को ऐसे रोटेट कर रहे हो, जी पॉइंट पर आपने अपनी पेंसिल की टिप रखी हुई है, आप करते हो ना बहुत बार पेपर घुमाते हो, राइट। और जब प्लेन बोल रहे हैं तो यदि मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बोलूँ तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन में है, बिकॉज इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल इज जेड एंड वर्टिकल जेड एक्सिस के अबाउट ये जो पेपर है इट इज़ रोटेटिंग दिस वे। बट इस पेपर को देखूँ तो दिस पेपर इज़ मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। सपोज ये पार्टिकल की बात करें जो कि यहाँ से r1 दूरी पर है, तो उसका मास m1 है, तो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स यहाँ लगेगा। एक पार्टिकल मैंने मान लो इधर ले लिया m2g, पर ये लाखों पार्टिकल्स है, दैट मीन्स जो यहाँ पार्टिकल होगा वो नीचे फोर्स, तो चारों तरफ से फोर्स लग रहे होंगे। और फोर्स जब लग रहा होगा और उनका जो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो आई कैन से द टॉर्क जनरेटेड m1g r1 m2g r2 प्लस सो n नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स mnth पार्टिकल मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, तो ये फोर्स हुआ इंटू r, ये टॉर्क हो गया। तो दिस इज़ द टोटल टॉर्क जो कि लग रहा होगा इस बॉडी की वजह से, वेयर अबाउट दिस फुलक्रम, अबाउट दिस जी पॉइंट, ऑल टॉर्क के साथ, मतलब आप देखें ऐसे वर्टिकल लाइन चारों तरफ इसमें कर दें, ऐसे जैसे बारिश जैसी हो रही हो, राइट। और ये यदि बैलेंस्ड है, इट इज़ इन बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग, और जब रोटेट होते समय ये नीचे नहीं गिर रहा है, जो कार्डबोर्ड है पेंसिल के टिप पे बस रोटेट किया जा रहा है, हो रहा है ना। जैसे बहुत से लोग ये फुटबॉल को इसको रोटेट करते रहते हैं, ये कैसे बैलेंस होती है, जब वो रोटेट हो रही है तो यहाँ बिल्कुल एकदम बैलेंस है सेंटर पर, कहाँ पर, आपकी फिंगर टिप पर। तो यदि ये बैलेंस्ड है तो हम क्या बोलते हैं, सारे फोर्सेज यदि बैलेंस्ड हैं दैट मीन्स नेट टॉर्क इज जीरो, दैट इज़ वाई द इक्विपमेंट इज और द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। चलो ये सब जीरो, इसको हम m1 m2 को यदि सबको जी तो कांस्टेंट है उसको बाहर लगा सकते हैं, और या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा mi g इंटू आर आई इज इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल दिस इज जीरो। अब देखो जी तो जीरो हो नहीं सकता है, मास जीरो होगा नहीं कभी भी, तो जीरो क्या हो सकता है, आर जीरो। तो ये वैल्यू जीरो तब होगी जन आर इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ आर इज इक्वल टू जीरो यदि मैं बोल दूँ तो मैं समेशन सारे मास का कर रहा हूँ, तो यदि आर जीरो है और ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, मास जीरो नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता, दैट मीन्स द नेट मास, ये जो पूरा कार्डबोर्ड है एज इफ ऐसा लगेगा जैसे टोटल मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, या इस बोर्ड का ये सेंटर ऑफ मास है, ये तो मतलब होता है। और यदि सेंटर ऑफ मास मीन्स टोटल मास इस पर कंसंट्रेटेड है, तो वी से बिकॉज इट इज़ अंडर ग्रेविटी, तो उस पर mg फोर्स सेंटर में लग रहा होगा।
तो टोटल वर्टिकल फोर्स जो भी लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी इज़ mg हेयर। और अलग अलग यदि पार्टिकल वाइज बोलूँ तो उनकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो ये है, और नेट टॉर्क का सम भी 0 होगा। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दैट इज़ वाई दिस बॉडी इज़ अंडर इक्विलिब्रियम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। जस्ट रिपीट कर देते हैं। हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है जो आपको निकालना होता है। यदि वो बॉडी ग्रेविटी की फील्ड में है, मीन्स जैसे अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें है, तो सेंटर ऑफ मास पे ड्यू टू ग्रेविटी एक फोर्स लगेगा जो कि उसके मास के बराबर मल्टीप्लाई बाय जी वो होगा। एंड दैट पॉइंट, क्योंकि जहाँ फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, तो उसको ग्रेविटी के अंदर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, या अदरवाइज सेंटर ऑफ मास तो है ही है। ठीक है। और यदि हम स्पेस में इस फुटबॉल को ले जाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास विल स्टिल रिमेन द सेंटर ऑफ मास, राइट, एज इफ द होल मास इज कंसनट्रेटेड एट अ पॉइंट। स्पीयर के लिए उसके बिल्कुल सेंटर में है, या सर्कल के लिए उसके बिल्कुल सेंटर में है, बट उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलेंगे बिकॉज ग्रेविटी इज 0 है ही नहीं स्पेस के अंदर। क्लियर? गुड।